हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSEB जेई पार्ट 2। इसका पार्ट 1 था 1 से 20 तक का सवाल, जो कि CSEB जेई 2018 में पूछे गए सवाल हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि 1 से 20 तक के सवाल क्या थे और उनका सॉल्यूशन, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं CSEB जेई पार्ट 2 दूसरा पार्ट। इसमें 21 से हम 40 तक के सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर का सवाल है, इसको रैंडमली हम 1 2 3 देख भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आज का पहला नंबर सवाल, और आगे कंटिन्यू करें तो 21 नंबर का सवाल। तो आज का पहला सवाल और 21 नंबर का सवाल ओवरऑल। An area of agricultural land measured by a surveyor is 2.35 acre. The converted area in term of square meter. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि स्क्वायर मीटर से हमें एकड़ में आना है। ठीक है, तो 1 एकड़ का होता है हमारा 4047 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है 2.35 का 2.35 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4047 का, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ओवरऑल 2.35 एकड़ का कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो आप आंसर पाएंगे 9510। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग व्हेन कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो मेथड पढ़ते हैं जब भी हम सर्वेइंग करते हैं। तो सर्वेइंग का जो डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वेइंग का जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके दो मेथड पढ़ते हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड और एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, तो राइज एंड फॉल मेथड जब हम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इंटरमीडिएट साइड भी लिया जाता है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट साइड भी लिया जाता है, और इसका जो कैलकुलेशन है वो एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ माइनस करना है कहाँ पे प्लस करना है वो आपको देखना होता है, और डायरेक्ट रिड्यूस लेवल निकालने के लिए। और वहीं पे अगर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यहीं पे अगर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और इसमें माइनस ऑफ साइड को हम डायरेक्टली माइनस करते हैं और रिड्यूस लेवल हमें डायरेक्टली आता जाता है। ठीक है, वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ऊपर हो ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से नीचे हो ठीक है। और राइज एंड फॉल मेथड में क्या है कि इंटरमीडिएट साइड भी होता है, और क्या होता है इसमें राइज एंड फॉल भी बताता है। तो इसमें क्या होता है, एक स्टेप ज़्यादा होता है, इसमें एक स्टेप ज़्यादा होता है और थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। तो पहला ये बोल रहा है कि इट इज़ द टेडियस एंड कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू, इट इज़ द टेडियस एंड कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू राइज एंड फॉल मेथड, तो गलत है। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सिंपल मेथड होता है। दूसरा इट इज़ रैपिड एंड सिंपल मेथड। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और इसमें जो हमारा फोर साइट होता है, जो भी हमारा साइट होता है उसको डायरेक्टली माइनस करते जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इट, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड चेक इन कैलकुलेशन फॉर ऑल साइट, तो इसमें इंटरमीडिएट साइट नहीं किया जाता है, मतलब इंटरमीडिएट साइट नहीं किया जाता, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है इट डजंट प्रोवाइड चेक फॉर इंटरमीडिएट साइट, तो ये वाला साइट इसमें नहीं प्रोवाइड, ठीक है, ये वाला साइट इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम इंटरमीडिएट साइट को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट नंबर 2 थोड़ा जल्दी काम होता है और इंटरमीडिएट साइट इसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम सीवेज फ्लो इनटू सेप्टिक टैंक इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो की बात किया जा रहा है, मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम सीवेज। ठीक है, फ्लो की बात किया जा रहा है और मैक्सिमम सीवेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है बेस्ड ऑन, ठीक है,
बेस्ड ऑन मतलब किसके हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या क्या चीज़, जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में जो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने में कौन सा ऑप्शन इसको ज़्यादा सेटिस्फाई करता है वो देखते हैं। तो पहला सस्पेंडेड सॉलिड, तो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड के हिसाब, सस्पेंडेड सेप्टिक टैंक होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड को हम ट्रिकलिंग फिल्टर में ही अलग कर देते हैं, बाहर ही अलग कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ग्रिड चैम्बर होता है, ग्रिड चैम्बर से बाहर स्कीमिंग टैंक वगैरह होता है, वहाँ पे हम ये सब बाहर कर देते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को। उसके बाद नंबर ऑफ प्लम्बिंग फिक्सर डिस्चार्जिंग साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब ये है कि एक साथ जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा उतना ज़्यादा के लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा उतना ज़्यादा के लिए हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि Q1 प्लस Q2, यहाँ पे जितना ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उसी के हिसाब से हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा, तो इस पर डिपेंड करेगा। फिर तीसरा है पर कैपिटा वेस्ट वाटर। ठीक है, तो जो सही है वहाँ से हम देख लिए, इसके बाद आगे ऑप्शन जाने का ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा नंबर मतलब कि मैक्सिमम कुछ डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं तो ये मान के चलिए कि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्चार्ज पे ही डिपेंड करता है, तो हम हमेशा डिस्चार्ज को ही कहीं पे 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम ये सब चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें आगे में बोला गया, देखिए ये सब सवाल जो है वो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही पूछा गया होगा और रेयरली पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ पे ठीक है कॉमन सेंस लगा तो ठीक है, नहीं तो जनरली हम किसी बुक में सब सवाल को सॉल्व नहीं किए रहते हैं। अगला सवाल है 24। ठीक है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ इन एक्सकवेशन फॉर अ मेजनरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, 6 मीटर क्रॉस 5 मीटर सॉ इन द बिलो फिगर। कंसिडर द विड्थ ऑफ एक्सकवेशन 0.8 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन 7 मीटर। यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे हमसे जो पूछा है वो है वॉल्यूम। इस टाइप का अगर कहीं भी पूछा है तो वहाँ पे हमें निकालना होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है जहाँ भी वॉल्यूम निकालना है तो वहाँ पे एरिया इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा एरिया है और कितना एरिया आ रहा है और कौन सा लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें बेसिकली अर्थवर्क में वॉल्यूम को पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ जो दिया हुआ है वो 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का साइज़ दिया हुआ है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का साइज़ दिया हुआ है 5 मीटर, और फिर इसके बाद इसका थिकनेस दिया हुआ है 0.8 मीटर, इसका थिकनेस दिया हुआ 0.8 मीटर। और जब इसको हम एक्सकावेशन करेंगे तो इसका जो गहराई होगा अंदर की तरफ, ठीक है, इसका जो गहराई होगा अंदर की तरफ वो है 0.7 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया की बात करें अगर हम लोग इसकी एरिया की बात करें तो ये इंटू अंदर की तरफ जो गहराई किए हैं वो, ठीक है, ये दिख रहा है ऐसा, ये हमारा विड्थ हो गया और ये हो गया गहरा। इसके बाद इसमें हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम, वही चीज़ हमें पूछा गया है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 0.7 इंटू 0.8, किसी भी पॉइंट पे अगर हम एरिया देखें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो 0.7 इंटू 0.8 एरिया हो गया। अब इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करना है, कितने लेंथ में हमें एक्सकावेशन करना है, तो कितने लेंथ में एक्सकावेशन करना है उसको देख लेते हैं। इसको हम ऐसा डिवाइड कर देते हैं, इसका वॉल का पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ से फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये देखिए कि यहाँ पे जो हम डिवाइड किए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम डिवाइड किए हैं, यहाँ पे जो डिवाइड किए हैं तो ये वाला थिकनेस हम ले रहे हैं, मतलब कि इसमें ये वाला जो थिकनेस है 0.8 का थिकनेस, इसमें जो 0.8 का थिकनेस है माइनस कर दिए, ठीक है, इसमें 0.8 का थिकनेस माइनस कर दिए हैं इसमें, और इसमें जो है 0.8 थिकनेस माइनस कर दिए। अब देखिए इसका जो लेंथ हो गया, इसका लेंथ हो गया, एक लेंथ हो जाएगा 6 प्लस एक साइड हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है, एक साइड का लेंथ हो गया 6, एक साइड का लेंथ हो गया 6, और फिर अदर साइड का लेंथ हो जाएगा 0.8 माइनस कर देंगे इधर से आधा, और ये इधर से यहाँ से माइनस हो जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8 माइनस हो जाएगा एक साइड का तो हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा 4.2, ये हो गया एक साइड का, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, फिर उतना ही उधर भी है तो इंटू टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 4 10 10.2, मतलब कि 20.4 इंटू 0.7 इंटू 0.8 हमारा ये है एरिया इंटू ये लेंथ। तो इसमें एक्सकावेशन किए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार के ऐसा जो सवाल है, ऐसा इसमें देखिए कि इसको हम अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से भी बना सकते हैं और फिर सेंटर लाइन मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड से बनाएंगे तो हमारा आंसर भी जो है वो अलग अलग आएगा। और यहाँ पे देखिए कि आंसर अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, बहुत मैच कर रहे हैं। तो एज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आंसर के हिसाब से जिस भी मेथड से हमारा आंसर आया चलिए कर लिए। लेकिन क्या होता है एग्जाम में हमारा माइंड उतना नहीं खेलता है, ठीक है। तो जो एक्यूरेट मेथड है लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाल मेथड, ठीक है, एक्यूरेट मेथड है। अगर इस प्रकार देखिए ऑप्शन क्या है कि अगर दूर दूर में है, ठीक है, ऑप्शन अगर दूर दूर में है, ऑप्शन अगर दूर दूर में है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट इसका पेरीमीटर निकाल लिए, इसका पेरीमीटर निकाल लिए और इसमें उसका डेप्थ और विड्थ का मल्टीप्लाई कर दिए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, उसको बोलते हैं सेंटर लाइन मेथड। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, पास पास में, करीब करीब में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक्यूरेट वैल्यू, तो एक्यूरेट वैल्यू देता है लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाल मेथड, ठीक है। तो इसको लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाल मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाल मेथड से वहाँ पे सॉल्व कर दिए तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा विभाग ने आंसर लिया था वो लिया था 11.42, ठीक है। और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से हम अगर ये सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करें तो ये 10 कुछ के आसपास आ रहा था, तो ऑप्शन नियर है, तो हम लोग इसलिए इसको लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट वगैरह करके पूछ लीजिएगा, या फिर हमारा लिंक वहाँ प्रोवाइड होगा, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है, तो वहाँ पे हमारा वेबसाइट में हमारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब देखते हैं 25 नंबर, हु इज़ द ऑथोराइज्ड टू डिसाइड to increase or decrease the rate of work, material, labor, etc. in order to arrive at the workable rate in different area mentioned in schedule of rate, ठीक है। मतलब कि जो भी काम हमें मिला है, जो भी प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिस भी काम का टेंडर चल रहा है, तो उस टेंडर जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका टेंडर खुलना है, टेंडर खुलने के लिए उसका जो शेड्यूल बनना है, जो रेट बनना है, जो रेट डिसाइड होना है, उस रेट को घटाने या बढ़ाने का काम कौन करता है वो पूछा गया है। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करता है, ठीक है, सही बात है। कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं कर सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ पीडब्ल्यूडी, तो ये सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी का काम नहीं होता है, और मिनिस्टर लोग का ये काम नहीं होता है कि यहाँ पे इंजीनियर्स का काम होता है, ठीक है, यहाँ पे इंजीनियर्स का काम होता है, तो मिनिस्टर का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है क्योंकि रेट को बढ़ाने घटाने का काम इंजीनियर करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट, ठीक है। तो ये भी अदर पार्टी हो गया, ये भी अदर पार्टी हो गया, मिनिस्ट्री, और ये भी, ये दोनों प्राइवेट पार्टी हो गए, और ये जो है ये हो गया गवर्नमेंट का पार्टी। तो गवर्नमेंट उसका काम नहीं करता, उसका काम करता है इंजीनियर, तो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा 25 नंबर का सवाल। आगे देखते हैं 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर के सवाल में देख लेते हैं क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है पूछा गया है। इन डिटेल एस्टीमेट के बारे में पूछा है, और डिटेल एस्टीमेट में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द टोटल एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो डिटेल एस्टीमेट में टोटल एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो सही बात है, टोटल एस्टीमेट, द टोटल एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। डिटेल एस्टीमेट में सब कुछ होता है, डिटेल एस्टीमेट में टोटल एस्टीमेट, प्रोजेक्ट का टोटल एस्टीमेट होता है कि उसमें कितने छड़ लगने हैं, कितने बार लगने हैं, कितने कॉलम लगने हैं, ठीक है, कितना उसका कंटेंजेंसी है, कितना लेबर चार्ज होगा, कितना मशीन चार्ज होगा, सब कुछ उसमें टोटल ऐड रहता है डिटेल एस्टीमेट में। और फिर दूसरा ऑप्शन है द वेरियस आइटम ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी वर्क हो रहे हैं हमारे, वहाँ पे कॉलम बनाने का काम हो रहा है, बीम बनाने का काम हो रहा है, सभी का डिफरेंट अलग अलग डिटेल, सभी जो अलग अलग वर्क हैं, अलग अलग वर्क का वहाँ पे अलग अलग हमें डिटेल में सब कुछ पता रहता है डिटेल एस्टिमेशन में, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दो भी स्टेटमेंट सही के हिसाब से हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखते हैं आगे अगला सवाल 27 नंबर का, द अंडर विच टाइप ऑफ अन एस्टीमेट आर स्ट्रक्चर सच एज वॉल फाउंडेशन मेजर इन लीनियर मेजरमेंट एंड फेयरली एक्यूरेट प्राइस पर रनिंग मीटर इज मल्टीप्लाइड टू गेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल रहा है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ये कौन सा है,
टाइपिकल वे मेथड तो ये तो हम पढ़े ही नहीं है। सर्विस यूनिट मेथड, ठीक है, सर्विस यूनिट मेथड वो एक एक यूनिट का एक एक कॉलम का रेट निकालते हैं, फिर अलग अलग सारे कॉलम का डिवाइड करते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया है तो इसको हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी वैल्यू। इंपेरिकल इक्वेशन मेथड, तो ये जो एस्टिमेशन का ये जो टाइप है, पहला और चौथा नंबर है, वो तो हम पढ़े ही नहीं है। और यूनिट मेथड होता है यूनिट रेट मेथड, या फिर एक होता है यूनिट मेथड, यूनिट रेट मेथड, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी भी एक यूनिट का, मतलब एक कॉलम बनाना है तो एक कॉलम का रेट निकाल लिए, एक बीम बनाना है तो एक बीम का रेट निकाल लिए, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिट रेट मेथड, ठीक है। तो ये पहला और चौथा तो ऑप्शन में है ही नहीं, कोई मेथड ही नहीं है एस्टिमेशन का, और ये दोनों हैं, इन दोनों में से जो बेटर है वो है सी इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इफ वन साइड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पैनल फ्रेम आउट ब्रेस्ड लेग एंड बैटन डोर इज 2.52 मीटर स्क्वायर, द टोटल पेंटिंग वर्क क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी पूछा है, ठीक है, टोटल पेंट का क्वांटिटी पूछा है, तो टोटल पेंट का क्वांटिटी कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पैनल, कोई भी दरवाज़ा है, ठीक है, कोई भी दरवाज़ा है, कोई भी डोर है, किसी भी डोर में हम दोनों साइड पेंटिंग करते हैं, किसी भी डोर में हम दोनों साइड पेंटिंग करते हैं, बाहर साइड और अंदर साइड, ठीक है, बाहर साइड अंदर साइड, तो दोनों साइड पेंटिंग किए तो उसका जो पेंटिंग वर्क हो जाएगा, इसका 2 गुना हो तो होगा ही, 2 गुना तो होगा ही, ठीक है, 2 गुना तो होगा ही। उसके बाद 2 गुना के आसपास तो होगा ही, तो इसमें देखिए 2 गुना के आसपास जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है ए, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए। लेकिन क्या है कि जो हम दरवाज़ा बनाते हैं तो क्या है कि यहाँ तो किए, ठीक है, यहाँ पे किए, फिर इसके बैक साइड में भी किए, उसके अलावा ये जो साइड में है उसके एरिया में भी हम पेंटिंग करेंगे, ठीक है, तो उसका भी खर्चा हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आया है इससे वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसके थोड़ा ज़्यादा वैल्यू में जो ये वैल्यू हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, पूरा डायमेंशन हमें याद होगा, ठीक है, पूरे डोर का डायमेंशन याद करना होगा इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने के लिए। अगर उतना याद नहीं है तो डायरेक्टली एक एप्टीट्यूड लगा के हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार के सवाल को हम छोड़ भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 29 में देखिए क्या बोला है। 29 में ये बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर बेंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील का कहीं भी काम हो रहा है, ठीक है, स्टील का कहीं भी काम हो रहा है तो उसको हम क्विंटल में लेते हैं। किसी भी टाइप से स्टील काम हो रहा है, ठीक है, शटर वगैरह की बात नहीं हो रहा है, स्टील की अगर बात हो रहा है, स्टील की बात हो रहा है, रेनफोर्समेंट की बात हो रहा है, स्टील रेनफोर्समेंट की बात हो रहा है, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट की बात हो रहा है, तो ये क्या है कि ये स्टील रेनफोर्समेंट इसको हम किसी भी प्रकार से बैंड में यूज़ करें या सीधा करके यूज़ करें, ठीक है, या बाइंडिंग में यूज़ करें, किसी भी तरह से यूज़ करें, तो इसको हम वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसका जो कैलकुलेशन होता है किलो के हिसाब से, हम घर भी बनाते हैं तो हम किलो के हिसाब से लेके आते हैं कि कितना छड़ लगना है, 8 mm का लगना है, 10 mm का लाना है, तो वो भी काउंटिंग में नहीं लाते हैं, ठीक है, 8 mm का आपको छड़ लगाना है तो बता देगा कि हाँ भैया आपको इतना, दुकान वाले के पास जाएंगे तो 12 छड़ दीजिए, 15 छड़ दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं कि भैया हमको 2 क्विंटल छड़ चाहिए, 3 क्विंटल छड़ चाहिए। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि जितना क्वांटिटी में लगना होता है तो उसका जो क्वांटिटी होता है वो हम क्विंटल में निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद आगे देखते हैं 10 डेकामीटर इज इक्वल टू, देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा यूनिट तो हमें याद नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिट तो हमें याद नहीं होता है, कुछ यूनिट याद होता है तो इस टाइप का सवाल बन जाता है एग्जाम में, तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी दिक्कत नहीं है। तो 10 डेकामीटर, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 100 मीटर 1000 मीटर का, ठीक है, यहाँ पे 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर होता है, 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है। उसके बाद 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है, और 1 डेकामीटर का 10 मीटर होता है, 1 डेकामीटर का 10 मीटर होता है, ठीक है। डेसीमीटर का होता है डेकामीटर से, ठीक है, 1 डेकामीटर का 10 मीटर होता है, मतलब कि मीटर में 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो उसको डेका बोल दिया, ठीक है,
ऐसा भी याद रख सकते हैं। और ये जनरली आगे फ्यूचर में पूछने का चांसेस बहुत कम है। इस तरह का पूरा यूनिट हमें याद नहीं रहता है, पूरा का पूरा यूनिट याद नहीं रहता है, तो ये सब सवाल छूट भी जाते हैं तो अफसोस करने का बात नहीं है, सभी से नहीं बनते हैं। तो क्या है कि 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है, 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है। तो यहाँ पे कितना बोला गया है, यहाँ पे 10 डेकामीटर बोला गया है। तो 10 डेकामीटर बोला है, मतलब इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई किए, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई किए, तो इधर हो गया 100। ठीक है, तो 100 मीटर का कितना है, 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर है। तो 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, जो भी वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इस प्रकार के सवाल जो है हमारे सभी को याद नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा समय होता है, सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास पढ़ने को कुछ भी नहीं रहता है, तो फिर ये सब चीज़ हम याद करने को बैठते हैं। किलोमीटर वाला चीज़ आपको पता ही होगा, डेसीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, कहाँ से पूछ देगा, कब पूछ देगा। ठीक है, कोई भी इसका वो नहीं रहता है। फिर आगे देखते हैं 31। ठीक है, 31 हैंड सिग्नल ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हैंड ये जो हाथ जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक आदमी इधर स्टाफ लेके खड़ा रहता है, एक आदमी इधर स्टाफ लेके खड़ा रहता है, एक आदमी स्टाफ लेके इधर खड़ा रहता है, और एक आदमी इधर से देखता है, इधर से एक आदमी देखने का काम करता है। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो हैंड सिग्नल ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड प्लेसमेंट ऑफ हैंड ऑन द टॉप ऑफ हेड इंडिकेट। ठीक है, मतलब कि देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, बहुत यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, जो रीडिंग वगैरह लेता है, इसका 2 हाथ है। तो ये अगर इधर डायरेक्शन देगा तो इधर वाला आदमी को बोलेगा कि भैया तुम इधर जाओ, इधर डायरेक्शन देगा तो बोलेगा कि इधर दो। ठीक है, ये क्या बोलेगा, इधर अपने सिर में हाथ को रखा और बोल रहा है कि इधर वापस आ जाओ। ठीक है, इधर वापस आ जाओ, इसका मतलब है कि इधर वापस आ जाओ, इधर वापस बुला रहा है। या तो इधर डायरेक्शन देगा, इधर जाने के लिए कहेगा, या तो इधर जाने के लिए कहेगा, या फिर इसको हैंड को आगे की तरफ करेगा, इधर बोलेगा तो आगे चलो बोलेगा, और पीछे की तरफ खींच रहा है मतलब उसको अपने साइड बुला रहा है। तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। पहला है राइज द स्टाफ पर हाइट पेज, नहीं, गलत बात है। रिटर्न टू मी, सही बात है, अपने साइड बुला रहा है। नॉन ऑफ द ऑप्शन, ये भी इसमें से कोई सा ऑप्शन है कि नहीं, वो है स्टेबलाइज द पोजीशन। स्टेबलाइज द पोजीशन मतलब कि हाथ को मतलब रोकता है, हाथ को रोकने का काम करता है। ठीक है बोलता है, मतलब इस प्रकार से ठीक है बोलता है। ठीक है, ये जो भी है बोल दिए हाथ को, हाँ भैया ठीक है रुक जाओ। इसके बाद फिर अगला देखते हैं, 32 नंबर का सवाल। ठीक है, 32 नंबर का सवाल, इसमें देखिए क्या बोला है, इफ़ द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। देखिए कर्वेचर का सवाल हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़े हैं, पहला पार्ट जब हम सॉल्व किए थे तो इसका थोड़ा डिटेलिंग किए हैं। कंबाइंड करेक्शन, ये करेक्शन कैसे होता है और कैसे माइनस में होता है, वो चीज़ हम वहाँ पे देखे हैं। देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट मोड में है। इफ़ द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज 0.85 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस टू द विजिबल होरिजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोला है कि यहाँ पे हमारा अर्थ सरफेस कुछ इस प्रकार से दिखता है, इतना घटिया भी नहीं दिखता है, थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है, ये थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम खड़े होके देख रहे हैं। ठीक है, ये एकदम छोटा सा हाइट होता है। इधर देख रहे हैं, तो इधर देख रहे हैं तो क्या होता है, अगर इधर देख रहे हैं तो क्या होता है, इधर का चीज़ हमको दिखेगा, जो अर्थ में जो चीज़ पड़ा हुआ है वो चीज़ हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, अर्थ में जो चीज़ पड़ा हुआ है वो चीज़ हमें नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए इसका हाइट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को देखने के लिए हमको हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समुद्र में अगर आप कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, ये कहीं भी जाएंगे समुद्र के पास अगर देखेंगे, समुद्र के पास आप देखेंगे तो सीधा अगर देखेंगे तो इधर का चीज़ कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा बादल दिखता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगा, पूरा बादल दिखता है, मतलब कि पूरा आसमान दिखता है। देखिए हमारा अर्थ तो इस प्रकार है, अब इधर देख रहे हैं आप, इधर देख रहे हैं मतलब क्या है, इधर देख रहे हैं मतलब कि इधर तो कुछ भी नहीं है ना, इधर कुछ भी नहीं है, हवा है, हवा दिखेगा। समुद्र के पास आप देखेंगे तो हवा दिखेगा। तो उस पॉइंट पे किसी भी डिस्टेंस पे किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक डाटा कैलकुलेट करते हैं एज पर सर्वेइंग। ठीक है, इसको करेक्शन बोलते हैं, इसको करेक्शन बोलते हैं, इस चीज़ को, इस हाइट को करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस हाइट को करेक्शन बोलते हैं कि इतना चीज़ हम लोग को बढ़ा के देखना पड़ेगा। ठीक है, करेक्शन वाला चीज़ वहाँ पे थोड़ा डिटेल में होता है। तो यहाँ पे कंबाइन करेक्शन की बात किया है, तो क्या होता है,
कर्वेचर की वजह से देखिए क्या है, कर्वेचर की वजह से ये चीज़ नीचे झुका हुआ है, ठीक है, ये चीज़ नीचे झुका हुआ है, ये चीज़ नीचे झुका हुआ है, मतलब कि क्या है कि इतना चीज़ हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इतना चीज़ हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी स्टाफ खड़ा है, यहाँ पे कोई भी स्टाफ अगर हम रखें, स्टाफ कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी स्टाफ रखें तो इतना चीज़ एक्स्ट्रा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए। तो एक्स्ट्रा चीज़ देखना पड़ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हाइट वहाँ पे लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हाइट को हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उस वहाँ पे माइनस करते हैं, इसलिए वहाँ पे माइनस किया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा हाइट हम लोग देख रहे हैं उसको माइनस करना है, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट को, ठीक है। तो देखते हैं कि कर्वेचर, कंबाइंड कर्वेचर कितना होता है, 0.067 के आसपास होता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो आपको पूरा चीज़ याद होगा। कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर की वजह से होता है 0.078, ठीक है। फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से 1/7 ऑफ cc होता है, ठीक है, 1/7 ऑफ cc, सॉरी 6/7 हो जाता है, 6/7 मतलब कि जो कंबाइंड करेक्शन होता है ये माइनस में हो जाता है, ये प्लस में हो जाता है और ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल में भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, माइनस में होता है प्लस में होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो ये 6/7 के लगभग आता है, 6/7 के आता है, 6/7 0.078 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कंबाइंड करेक्शन, ठीक है, कंबाइंड करेक्शन इतना आया। तो क्या है कि कंबाइंड करेक्शन इतना देखने के लिए, ठीक है, ये जो हमारा कंबाइंड करेक्शन इतना देखने के लिए हमें 0.067 d², ठीक है, d²। अब हमें क्या बोला है कि कर्वेचर दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकालना है। कंबाइंड करेक्शन होने के लिए हमें ये वाला चीज़ जो करेक्शन है, ठीक है, इस डिस्टेंस को देखने के लिए ये वाला चीज़ निकालने के लिए बोला है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसको नीचे लेके आएंगे 1/0.067, तो ये आएगा 12.5 के आसपास, और 12.5 के आसपास का अगर रूट आप निकाल देंगे, ठीक है, 12.5 के आसपास का अगर रूट आप निकाल देंगे तो क्या होगा, 9 और 16, 3 और 4 के बीच में है, ठीक है, 9 है या फिर 16 है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है 12 है, 13 है लगभग, ठीक है। अगर 9 से 10 आ जाएगा, 9 से 10 आ जाएगा तो 3 के करीब आ जाएगा, 15 के आसपास आ जाएगा तो 15 के आसपास आ जाएगा तो 4 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, दो चीज़ तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें से होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के बाद बता रहे हैं, ठीक है, या तो हमारा सी होगा या तो हमारा डी होगा। अब देखते हैं कि 9 के ज़्यादा करीब है या फिर 16 के ज़्यादा करीब है। तो 12 किसके ज़्यादा करीब है, 12 जो है 9 के ज़्यादा करीब है, तो 9 के ज़्यादा करीब है तो ये वाला वैल्यू हमारा ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं, इस प्रकार के सवाल को करने के लिए जो रूट वगैरह निकालने का है तो इस प्रकार से उसका अप्रोच को हम कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 33 नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं हम 33 नंबर, ये इन द अर्थवर्क एस्टिमेशन व्हेन एवर देयर इज द वर्टिकल ड्रॉप इन द ग्राउंड एट एनी पॉइंट देयर विल बी रिड्यूस लेवल, ठीक है, वर्टिकल ड्रॉप की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे रिड्यूस लेवल कितने होंगे। तो देख लीजिए कैसे होंगे, वर्टिकल ड्रॉप मतलब कि एक सीढ़ी टाइप का, देख लीजिए इस प्रकार से है एक सीढ़ी टाइप का, तो यहाँ पे कितने रिड्यूस लेवल होंगे देख लीजिए। यहाँ पे अगर देखें तो एक लाइन खींचें, ठीक है, अगर ये सीधा लाइन नहीं जा रहा है, अगर आप इसको सीधा लाइन देखें, बहुत सीधा तो नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक लाइन अगर आप देखें तो इसके जस्ट लेफ्ट में एक रिड्यूस लेवल है ये वाला, और एक जस्ट लेफ्ट में इधर, और जस्ट राइट में इधर से अगर आप देखें, ठीक है, इधर से आप देखें तो जस्ट लेफ्ट में ये ऊपर वाला दिखेगा और जस्ट राइट में नीचे वाला दिखेगा, मतलब वर्टिकल ड्रॉप का केस है तो वहाँ पे आपको 2 ठो रिड्यूस लेवल दिखेगा, ठीक है, 2 ठो रिड्यूस लेवल दिखेगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये सब सवाल जनरली हम पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पे अगर दिमाग चल गया तो ठीक है। बहुत कठिन सवाल आया था, एकदम उटपटांग सवाल आया था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इसका सवाल नहीं बनता है तो 40-50% भी बन रहे हैं आपसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि 40-50-55% ही कट ऑफ गया था, 65% गया था, लेकिन टेक्निकल का उतना ज़्यादा नहीं बनाए होंगे, नॉन टेक्निकल का ही बना होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड आता है 10 तो 10 एप्टीट्यूड में 7-8 कोई भी इंजीनियर है वो बना लेता है, तो वहाँ पे हो गया 70-80%, और बाकी 10% है 10% का 70-80% वो निकाल लिए, और बाकी का जो 80 क्वेश्चन है उस 80% का अगर 50% 55% भी आप कलेक्ट कर लेते तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक ही सीट था, तो एक सीट था, तो एक जो भी टॉपर होता है उनके मार्क्स और टॉप 5 के मार्क्स देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 67 के आसपास थे, ठीक है, 65 67 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो क्या है कि जो भी सेकंड नंबर का रैंक रहा होगा, ऐसा अनुमान आप लगा सकते हैं कि 60 के आसपास रहा होगा। 4-5 नंबर का डिफरेंस रहता है ये टॉपर के और उसके बीच में। तो इसी के हिसाब से आप एनालिसिस करें। अगर क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हैं तो आपसे अगर 40% 50% भी सवाल बने हैं तो आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिएगा, ठीक है। मतलब सवाल बन रहे हैं ऐसा मान के चलिएगा, ठीक है। इसमें का सवाल बाकी जगह का नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। अगर यहाँ का सवाल नहीं बन रहा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक सवाल नहीं है, ये सब हम जनरली पढ़ते ही नहीं हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन अन एस्टिमेट अ सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी, ठीक है। कंटिजेंसी पूछे तो कंटिजेंसी आप लोग को पता है कि 3 से 5% हम लेते हैं, ठीक है। कंटिजेंसी 3 से 5% लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे सवाल देखे और टिक लगाए और बाहर निकल गए, आगे निकल गए, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देख लीजिए 35 नंबर में क्या बोला है। 35 नंबर में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व व्हेन द एंगल एट द सेंटर एज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 20 मीटर, ठीक है भैया। इसको देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि एक आर्क लिए, ठीक है, एक आर्क लिए और इसको 20 मीटर के चैन से लिए हैं, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक का जो चैन लिए हैं वो 20 मीटर का चैन लिए हैं, ये 20 मीटर का चैन लिए हैं। अब ये पूछा है कि इसका रेडियस और इसका जो थीटा है, इसका रेडियस और इसका थीटा, इसको बोल दिया है डिग्री ऑफ कर्व। इन दोनों में रिलेशन को पूछा है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। एक 20 मीटर के लिए होता है और एक 20 मीटर के लिए होता है और एक 30 मीटर के लिए होता है, ठीक है। तो याद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए, ठीक है। 20 मीटर के लिए होता है, 30 मीटर के लिए और होता है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाता है, लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी मतलब कि 2πr, ठीक है। लेंथ हो जाता है 2πr, ठीक है। 2πr इज इक्वल टू दिया हुआ है 20, ठीक है। 2πr इज इक्वल टू दिया हुआ है 20। अब यहाँ पे हमें निकालना है, थीटा को हम बोल रहे हैं डी, ठीक है। तो अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप आर्क की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा सर्कल होता है तो वहाँ पे पाई इंटू 2πr लिखते हैं। पूरा सर्कल होता है तो वहाँ पे 2πr लिखते हैं। आधा सर्कल होता है तो वहाँ पे लिखते हैं पाई इंटू आर, ठीक है। आधा सर्कल है तो पाई इंटू आर। अगर किसी एंगल का सर्कल है, ठीक है, किसी एंगल का सर्कल है, यहाँ पे किसी एंगल का सर्कल है, ठीक है, किसी एंगल का सर्कल है, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं कि जितना एंगल लिए हैं वो, उसको हम लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ कर्व थीटा अपॉन 360 इज इक्वल 360 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे डी मतलब डिग्री ऑफ कर्व है, ठीक है, डायामीटर की बात नहीं हो रहा है। डी मतलब डिग्री ऑफ कर्व है, डी अपॉन 360 पाई इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एक सर्कल लेते हैं तो 360 डिग्री लेते हैं तो 360 और 360 कट जाता है, पाई आर बचता है, ठीक है, ठीक है। पाई इंटू डी होता है, पाई इंटू डी, ठीक है, पाई इंटू डी। इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल डी, ठीक है, इसको मैं बोल दिया स्मॉल डी, ये है डायमीटर, पाई इंटू डी, ठीक है। अगर ये 360 डिग्री होता है तो ये 360 अगर यहाँ भी लिखे हैं डिग्री, जो भी हमारा एंगल है यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस हम ट्रैवल किए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी ट्रैवल किए हैं वो हो जाएगा डिग्री ऑफ कर्व। तो उसको अगर हम लोग 360 लें, एक चक्कर पूरा मारें तो 360 अपॉन 360 कट जाता है। तो पूरा जो लेंथ निकालते हैं गोला का, तो जिसको हम ब्रीथ की सर्कमफेरेंस बोलते हैं, वो हो जाता है पाई इंटू डी। अगर हाफ लेते हैं तो ये 180 डिग्री होता है, मतलब कि यहाँ से हम यहाँ गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिए, मतलब कि 180 डिग्री लिए। तो ये हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई डी अपॉन 2, या फिर इसको बोल देते हैं पाई आर। तो जो भी एंगल है, तो एंगल तो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। तो एंगल हमें पता नहीं है, तो जो लेंथ है, ठीक है, जो आर्क है वो आर्क हो जाएगा डिग्री ऑफ कर्व अपॉन 360, डिग्री ऑफ कर्व अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे जितने मीटर का आप चेन यूज़ कर रहे हैं वो रख लीजिए। 20 मीटर का यूज़ कर रहे हैं तो 20 मीटर, 30 मीटर का यूज़ कर रहे हैं तो 30 मीटर, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व आपको निकालना है इन रिलेशन ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हम डी निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, ठीक है, डी के टर्म्स में दिया है, आर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अगर आप आर निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर को छोड़ दिए, अब इधर लेके गए तो 20 गुणित ये 360 उधर चला गया, 20 इंटू 360 अपॉन बचा डी,
डी इधर आ गया, ठीक है, ये वाला जो डिग्री ऑफ कर्व है इधर आ गया, इंटू पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा आंसर आई है उसको आप 30 के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है, याद भी कर सकते हैं। ये पूछा जाता है, SES में भी पूछा जाता है, SES में भी पूछा गया, बेसिक सवाल है, तो दोनों चीज़ों में पूछा गया है, तो याद भी रख सकते हैं कि 30 मीटर के लिए इतना होता है और 20 मीटर के लिए इतना होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं 35 36, ठीक है, 36 अगला सवाल है 36 नंबर। इन इंस्ट्रूमेंट डेट यूज रिड्यूसिंग या इनलार्जिंग रिप्रोड्यूसिंग इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द मैप, ठीक है। प्लान को, जो हमारा मैप होता है या जो हमारा प्लान होता है, प्लान को बढ़ाने या घटाने का जो काम करता है वो होता है हमारा प्लानीमीटर, ठीक है, वो होता है हमारा प्लानीमीटर। तो ये हो जाएगा प्लानीमीटर। अब देखते हैं हम आगे 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है। 37 नंबर का सवाल इसमें पूछा गया है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अन RCC स्लैब 25 HYSD बार ऑफ 12 मीटर लेंथ एंड 8 mm डायामीटर आर रिक्वायर्ड, एस्टिमेट वेट ऑफ द स्टील, ठीक है। अब देखिए कि स्टील का वेट निकालना है। स्टील का वेट कैसे होता है, किसी भी चीज़ का हमको वेट निकालना है और डेंसिटी पता होता है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें मास निकालना है, यहाँ पे हमें मास निकालना है, तो यहाँ पे जो हमें मास निकालना है, ठीक है। यहाँ पे वेट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया है, न्यूटन में दिया रहता तो ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मास और वेट सेम चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में दिया है, तो ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है हमको, ठीक है। तो ये हो जाता है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास निकालना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा, डेंसिटी होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 बार है तो 25 इंटू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर होता है एरिया, तो ये हो जाएगा 0.008 स्क्वायर, ये हो गया हमारा उसका सर्कल, ठीक है। और लेंथ कितना है, वॉल्यूम में कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा एरिया और लेंथ 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए मतलब 7850 इंटू 25 इंटू पाई इंटू 0.008 का स्क्वायर इंटू 12 मीटर डिवाइडेड बाई 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो पाएंगे आपका आंसर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, बन जाता है, वहाँ पे हमको बनाना होता है, कैसे भी दिमाग चलाना है और बनाना है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर इस टाइप का कैलकुलेशन है तो उसको हमको नहीं छोड़ना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। इन डीलिंग विथ डिजायरेबल ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वेइंग टेलीस्कोप द एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन इज नोन एज, इसको बोलते हैं एप्लेनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लेनेशन, ठीक है। ये पहली बार पूछा गया है, पहली बार मैं भी सवाल देख रहा हूँ इसको, ठीक है, कहीं पे हम नहीं पढ़े थे। आगे देखते हैं 39 नंबर का सवाल। 39 नंबर का सवाल देखिए क्या है, द वेव लेंथ एट विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये क्या है, हम कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है c/λ, ठीक है, c/λ। यहाँ पे जो लैम्डा है वो होता है हमारा वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ से पूछा गया है कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगा, तो इन वैल्यू में से जहाँ पे वेवलेंथ कम होगा वहाँ पे होगा मैक्सिमम एनर्जी। तो देख लीजिए वेवलेंथ कहाँ पे कम होगा, यहाँ पे वेवलेंथ जहाँ पे वेवलेंथ कम होगा वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा वेवलेंथ दिख रहा है आपको कम, वहाँ पे हो जाएगा एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को याद नहीं है, ठीक है, तो भी वहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी इसको कोई भी सॉल्व नहीं करके बैठा होगा, वहाँ एग्जाम में कोई भी बैठा है तो कोई प्राणी इसको सॉल्व करके नहीं गया होगा घर से, ठीक है। वो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कर्व टर्निंग इनटू द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर आर्क टर्निंग इनटू द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन मतलब कि इस डायरेक्शन में ही आर्क है, इसका भी इस डायरेक्शन में आर्क है, इसका भी इस डायरेक्शन में आर्क है। तो सेम डायरेक्शन में अगर हमारा आर्क है तो क्या रिवर्स कर्व है, नहीं है, ठीक है, ये रिवर्स कर्व तो है ही नहीं। 2 और मोर आर्क विथ द सेंटर ऑफ रेडियस ऑन डिफरेंट साइड, ठीक है, मतलब कि एक का सेंटर इधर है, एक का सेंटर इधर है, ठीक है, एक का सेंटर इधर है, एक का सेंटर इधर है।
तो इसको बोलते हैं रिवर्स कर्व। सही बात है, इस टाइप के कर्व को बोलते हैं रिवर्स कर्व। ठीक है, ऑल द सिंगल आर्क, इसको तो बोलेंगे नहीं, एक ही ठो आर्क है तो इसको रिवर्स कर्व बोल नहीं सकते। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो आज हो गया 20 क्वेश्चन और पीछे हो गया था 20 क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन हम बना लिए हैं। अगर इन 40 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमारे दिए गए लिंक में आप हमारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, एप्लीकेशन है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं, कभी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।